10वीं की परीक्षा पास करते ही बच्चे अपने पसंदीदा प्रोफेशन में जाने हेतु सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स क्या हो सकता है? तो वो सब्जेक्ट साइंस का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है जिसको कि ह्यूमैनिटीज भी अब कहते हैं हम लोग, और कॉमर्स का हो सकता है। सपोज अगर उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो फिर वो साइंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर उनको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो जनरली फिर वो ह्यूमैनिटीज को प्रीफर करते हैं, आर्ट्स को प्रीफर करते हैं। वहीं अगर उनको चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो फिर उस केस में वो कॉमर्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बड़े सीरियस तरीके से इसको ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो यूथ हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, कहीं पर भी पॉलिटिक्स को एज ए करियर आगे नहीं देखते हैं। ठीक है, मैंने कई सारे प्रोफेशंस का नाम लिया, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कहीं पर भी आप पॉलिटिक्स को एज ए करियर नहीं देख रहे होंगे। हम पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ का एक विषय है, बट उसको एज ए करियर बच्चे परसू नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शुड यूथ इन इंडिया कंसीडर पॉलिटिक्स एज अ करियर? क्या जो हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, पॉलिटिक्स को एज ए करियर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, उसमें एसए का एक पेपर है जिसको कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव के नाम से जानते हैं, और उसी क्रम में हमारा 9 एसए ऑलरेडी हो चुका है, और ये 10वां एसए है जिसको कि आज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आप कैप्शन में देख ही रहे होंगे कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड यूथ इन इंडिया कंसीडर पॉलिटिक्स एज अ करियर। ये हमारा आज का टॉपिक है। आप देखते होंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए आज हमारा जो यूथ है वो पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बट कहीं भी आप ये नहीं देख रहे होंगे कि यूथ पॉलिटिक्स में एज ए करियर अपने आप को इंडल्ज कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको हम लोगों को जरूर पॉन्डर करना है। तो आज के इस हिस्से में हम लोग वही देखेंगे कि आखिर क्या बात इसमें आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस यूथ को है इसमें आने के लिए, जिस वजह से लोग इसमें एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, हम लोग क्या, गवर्नमेंट किस तरीके से इनको एनकरेज कर सकता है, इसको देखेंगे, कंक्लूजन के पार्ट को समझेंगे। तो आइए आज के चैप्टर को, आज का जो एसे है हमारा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो 9 एसे हमारा ऑलरेडी हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाएं और बिल्कुल एसे को आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इतने इस एसे को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुड यूथ इन इंडिया कंसिडर पॉलिटिक्स एज अ करियर, ये हमारा आज का टॉपिक है। बोलता है, यहां पर लिखा गया है कि वी एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजंस टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। यू ऑलरेडी नो कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग चुनते हैं उनको। तो इसी वजह से यहां पर लिख रहा है कि डायरेक्ट जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है अपने सिटीजन्स का, वही इंश्योर कर सकता है एक गुड गवर्नेंस को। ठीक है, ये बात कर रहा है। अब बताता है कि द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ वेल इट्स यूथ आर मैच्योर्ड। एक कंट्री का जो भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके जो यूथ है किस तरीके से मैच्योर्ड है, वो नर्चर्ड है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर यूथ की बात करें तो यूथ का डेफिनेशन बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग है। अगर आप इंडिया की बात करें तो 15 से 29 साल के बीच में जो मास है उसको हम लोग यूथ कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का अगर आप रिपोर्ट देखें तो वहाँ वो 14 से लेकर 24 के बीच के जितने भी बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको वो यूथ कंसिडर करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 15 से 29 का ये एज ग्रुप है। चलिए आगे देखते हैं। लिखता है कि डिफरेंट करियर ऑप्शन टू द यूथ, वही मैंने आपको बताया कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, दिस दैट, बहुत सारी प्रोफेशंस आपको दिखती हैं, बट कहीं पर भी पॉलिटिक्स एज ए करियर यूथ परसू नहीं कर रहे हैं। वही आपको यहाँ पर लिख के बता रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सब इसमें है, कुछ कनेक्शंस होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इस तरह का बात है। तो पढ़िए, लिखता है कि डिफरेंट करियर ऑप्शंस टू द यूथ इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब हो गया डॉक्टर जो चूज करते हैं, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एक्सेट्रा। नो वन इन इंडिया थिंक्स ऑप्टिंग पॉलिटिक्स एज अ करियर। हमारे भारत में कोई भी पॉलिटिक्स को एज ए करियर को लेकर नहीं सोचता है, नहीं परसू करता है। मोरओवर, ड्यू टू एक्सट्रीम करप्शन, नेपोटिज्म एंड पावर स्ट्रगल, पॉलिटिक्स हैव बिकम एन अनअट्रैक्टिव करियर ऑप्शन फॉर मेनी यंग यूथ। जो हमारे यूथ हैं उनके लिए अनअट्रैक्टिव ऑप्शन बन चुका है। वजह क्या है? यहाँ पर नेपोटिज्म है, जो भाई भतीजावाद, ठीक है, फैमिली डायनेस्टीज जो चलती हैं, करप्शन बहुत सारा है,
ठीक है, आप देख ही होंगे कि एक्सट्रीम करप्शन और पावर स्ट्रगल्स, तो इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं जो अनअट्रैक्टिव बना देता है हमारे यूथ को इसको ऑप्ट करने के लिए एज अ करियर। ठीक है, अब आइए नीड ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में यूथ का क्या नीड है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लीस्ट यूथ रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट अक्रॉस द ग्लोब। सम ऑफ द कंट्रीज यूथ रिप्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। देखिए, ये कहता है कि भारत में सबसे लीस्ट जो है यूथ का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है। अब आपको उसी के साथ साथ ये दिखा रहा है कि और भी कंट्रीज जो हैं वहां पर यूथ का जो आपका कंट्रीब्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो कैसा है। तो देखिए, लिख रहा है कि नीदरलैंड में 66% है, इटली में 59% है, डेनमार्क 49%, स्विट्जरलैंड 39%, यूके 34%, एक्सेट्रा। And one of the biggest concern in Indian politics is the superiority of the older leaders, politicians, ठीक है, who may not always relate to the aspirations and need of younger generations। आप हमारे पॉलिटिक्स में देखते होंगे, अगर आप बिल्कुल छोटे निकाय की बात करें, आप पंचायत से अगर आप स्टार्ट करें और हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वहाँ तक अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा ओल्डर ग्रुप, ठीक है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, पुराने लोग हैं। तो वो क्या है एक्चुअली फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारा हमारा एम है, उसको वो मीट नहीं कर पाते, उसको सोच नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो पॉलिसी मेकिंग में उसको ला नहीं पाते और हम लोग एज अ यूथ उसको बेनिफिटेड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये एक वजह है कि ओल्डर ग्रुप का काफी रिप्रेजेंटेशन है पॉलिसी मेकिंग में जहां पर वो बैठे हुए हैं, यूथ का कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से यूथ अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग में कुछ नहीं ला सकते जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा यूथ उसको बेनिफिट हो सके। अब देखिए, एक सर्वे कहता है कि 27 ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का जो एवरेज एज है वो 27 साल है। ठीक है, और यहां पर एक एमपी का एवरेज एज 57 आपको दिख रहा है। देखिए, whereas at the same time 57 years is the average age of the MPs। अब आप समझ लें कि 57 साल एवरेज एज है हमारे MPs का। ठीक है, those who are representing ourselves in the parliament। ठीक है, आपको यहीं पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। With this what happens is there is a very less or even no role of participation in policy making। It's very clear, ये तो बहुत क्लियर वाली बात है कि अगर 57 साल हमारे MPs का एवरेज एज है तो डेफिनेटली जो हमारे यूथ हैं उनका किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मिनिमल, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हमारे पॉलिसी मेकिंग में साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपके कंट्री का एवरेज एज इज 28 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ एमपी इज 57 ईयर्स, दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स क्या, कि हमारा जो भी यूथ है वो पॉलिसी मेकिंग में कहीं भी नहीं है। ठीक है, कंफर्म। अब देखिए आगे बढ़िए। फर्दरमोर the energy level, their understanding of modern day challenges such as technology, education, employment, climate change, artificial intelligence make them well suited to address the contemporary issues effectively। अब आज के एरा में, आज के डेट में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाइमेटिक चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो ये सारे चैलेंजेस को जितना अच्छे तरीके से एक यूथ उसको समझ सकता है, वो ओल्डर पीपल जो ऑलरेडी काफ़ी अपने एज में आगे बढ़ चुके हैं वो उसको कम समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि वेल सूटेड है, ये सारा चीज एक यूथ के लिए वेल सूटेड है एड्रेस करने के लिए। ठीक है, ये बात यहां पर कहता है। ऑल्सो यंग एंट्रेंट्स कैन हेल्प ब्रेक द करप्शन प्रैक्टिसेस रूटेड इन द सिस्टम। और जो नए नए लोग आएंगे तो हमारे यहाँ जो करप्शन बिल्कुल एकदम रूटेड है, अंदर गढ़ चुका है, उसको वो हटाने में काफ़ी कारगर हो सकते हैं। और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स दैट हैज प्लेग्ड द इंडियन पॉलिटिकल आर्किटेक्चर, जो हमारे देश का ढांचा है, पॉलिटिकल ढांचा है, उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका मतलब कि परिवारवाद आप इसको समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बस उस फैमिली में ही है, उसके बाद उनका सक्सेसर, उसके बाद उसका सक्सेसर, इस तरीके से। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो जो कि पूरे सिस्टम को, ये जो आर्किटेक्चर ढांचा को प्लेग कर चुका है, बर्बाद कर चुका है, उसको भी वो ठीक कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय फैमिलीज, वही जो मैंने आपको अभी कहा, दैट हैव बीन इन पावर फॉर जनरेशंस, वो जनरेशन से पावर में है, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरीके से वो जनरेशन नीचे पे नीचे आते जा रहा है। इफ मोर यंग पीपल ज्वाइन इट कैन लीड टू मोर डेमोक्रेटिक एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम। अगर ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है हमारे देश का डेमोक्रेसी, वो सिर्फ कंसेप्ट ना होके बिल्कुल प्रैक्टिकल ओर में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को हम लोग
प्रैक्टिकली अपनाते हैं और उससे क्या मेरिट बेस्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, शुड इन यूथ इन इंडिया कंसिडर पॉलिटिक्स एज ए करियर, ये जो हमारा टॉपिक है, तो अब उसी में कुछ जो चैलेंजेस है पॉलिटिकल करियर का वो समझें। अगर आप खुद में ही समझें कि क्या इसमें चैलेंजेस है, तो आपको दिखता होगा कि सबसे बड़ा तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है, आपको कुछ पैसे वहाँ पर मिलते हैं, उस तरीके से आप अपना काम करते हैं। बट अगर क्या हम लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम है, तो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है और इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा ये आने वाले हम लोग अपने पैराग्राफ्स में देख सकते हैं, पढ़ेंगे। देखिए, और दूसरा चैलेंजेस क्या है कि बहुत सारा जैसे होता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है तो आपके पास कुछ पावर होने चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपका पहचान होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये अगर आपके पास नहीं है तो लोग हिचकिचाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब आइए, बोलता है कि डिस्पाइट द नीड फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स सेवरल चैलेंजेस आर, जो सेवरल चैलेंजेस है, कैरेक्टर असैसिनेशन, ठीक है, वायलेंट राइवलरीज, मडस्लिंगिंग। मडस्लिंगिंग का मतलब होता है किसी के इमेज को कुछ ऐसे एलिगेशन आप लगा दो कि वो खराब हो जाए। ठीक है, उसको मडस्लिंगिंग कहते हैं, उसके इमेज को खराब कर देना, रेपुटेशन को खराब कर देना। फाइनेंशियल बैकिंग, इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ जरूरतें हैं जो कि जरूरी होना चाहिए पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। ऐसा आज के डेट में ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो क्या दिखा रहा है कि भैया आपके पास कनेक्शंस कुछ होने चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको तुरंत पैसा नहीं मिलने लगता है, जो सिस्टम है अभी हमारा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। लिखा है कि देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स अनलाइक प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर और इंजीनियरिंग ऑफर्स। जो इस तरह के प्रोफेशन ऑफर करते हैं वैसा कुछ यहाँ पर नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट इशू इज लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन। और उसके बाद ये है कि प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की कमी। ठीक है, एज ए रेपरकशन यूथ एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स फेल्टर टू एंटर दिस अनसर्टेन फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि परिणाम स्वरूप, रेपरक्यूशन मतलब इसका खराब परिणाम यह है कि यूथ और टैलेंटेड इंडिविजुअल फेल्टर टू एंटर दिस अनसर्टेन फील्ड। फेल्टर का मतलब होता है हेजिटेट। ठीक है, तो जिस वजह से जो टैलेंटेड बंदे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं और जो यूथ हैं वो हेजिटेट करते हैं इस अनसर्टेन फील्ड को ज्वाइन करने से। ठीक है, आइए, तो भाई अब हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारे यूथ बिल्कुल यहाँ पर आए, इसको ज्वाइन करें और एज ए करियर ऑप्शन भी ये देख सकते हैं। तो इनको एनकरेज हम लोग कैसे करेंगे उसको आप पढ़ते हैं। लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट गिव अपॉर्चुनिटीज टू यंग लीडर्स बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन लीनिएज। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये जो भी परिवारवाद की बात कर रहे हैं और एक सिस्टम चला रहा है, तो उससे हटकर जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें वो कैपेसिटी है, जिसमें वो पोटेंशियल है, उनको वो मौका दें, यंग लीडर्स को, सो एज कि वो भी सिस्टम को समझ सकें और चीज़ों को आगे लेके जा सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड इंट्रोड्यूस कोर्सेज ऑन गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देखिए, अब के टाइम में, अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज आप देख रहे होंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं गवर्नेंस पे, पॉलिसी मेकिंग पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये सिलसिला अब नो डाउट शुरू हो चुका है। इसको और अच्छे तरीके से, इसको बढ़िया तरीके से और आगे बढ़ाने की जरूरत है। Government का initiative such as youth fellowship and leadership program that can help groom the next generation of politician। देखिए, अगर आप एमटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप किसी अच्छी जगह से आप एमटेक कर रहे होते हैं या फिर और भी जो मास्टर्स डिग्री कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पता हो कि एक स्टाइपेंड देती है। वो 55,000, 65,000, 45,000 इस तरीके से कुछ होता है। आपने क्या निकाला है उस पर वो डिपेंड करता है। तो ठीक उसी तरीके से एक स्टाइपेंड आप बोल लो या फिर एक फेलोशिप प्रोग्राम, इस पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कैरियर बनाना है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिससे कि जो हमारा यूथ है वो एनकरेज होगा और पॉलिटिक्स को एज ए करियर चुन सकता है, पॉलिटिक्स को एज ए करियर परसू कर सकता है। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब अगर आप इसकी कंक्लूजन के बारे में बात करें तो हम लोग कंक्लूजन इसमें देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट डिजायरेबल, हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर। ये सिर्फ डिजायरेबल नहीं है, ये आज के समय का नीड हो गया है कि यूथ का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, आपने पढ़ा ही होगा पहले पैराग्राफ में कि जिस तरीके से मॉडर्न जो भी चैलेंजेस है, इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट,
तो ये सारे चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से एक यूथ समझ सकता है और वो परफेक्टली सूटेड है टू एड्रेस देम प्रॉपरली, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ डिजायरेबल ही नहीं है बल्कि इट इज द नीड ऑफ द आवर, ये घंटे के अभी का ये जरूरत बन चुका है, ठीक है। India needs fresh perspectives, innovative ideas and young leadership to address contemporary challenges. ये जो contemporary challenges है जिसका भी मैंने जिक्र किया, उनको एड्रेस करने के लिए यंग और टैलेंटेड माइंड की जरूरत है, ठीक है। Corruption and nepotism can only be resolved when young, educated and ethical individuals step forward to lead. ये जो करप्शन की बात हो, ये जो नेपोटिज्म की बात हो, ये तभी रिजॉल्व हो सकता है, तभी खत्म हो सकता है बहुत हद तक जब यंग, जो आपके यंग और टैलेंटेड एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं वो स्टेप फॉरवर्ड एक साथ अपने आप को आगे बढ़ाए और इस फील्ड में अगर आए तो फिर उसको वो खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। बाई एम्ब्रेसिंग पॉलिटिक्स एज अ करियर यूथ कैन ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। पॉलिटिक्स को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए करियर तो यूथ जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है गवर्नेंस को, प्रमोट कर सकता है ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, और जो समावेशी विकास का जो हम लोग बात करते हैं उसके तरफ ये बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब आइए बोलता है लास्ट में कि देयरफॉर इंस्टीड ऑफ कीपिंग अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, देयरफॉर हम लोग जो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलूफ रहते हैं, इधर एकदम मतलब उसके तरफ देखते ही नहीं है, आगे छोड़े हुए उसको रहते हैं, शर्माते हैं, साइंग अवे फ्रॉम दिस फेयर, इस फील्ड में आने के लिए जो हम लोग शर्म मतलब फील करते हैं, हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है, तो उससे बचते हैं। और यूथ शुड कंसीडर दिस, और यूथ को इसको कंसीडर करना चाहिए कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अपॉर्चुनिटी है टू सर्व द नेशन को सर्व करने के लिए, एंड मेक अ मोर डिजायरेबल सिस्टम फॉर ऑल इट्स सिटीजन, और सारे सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही डिजायरेबल प्लेस बना देना जिसके तहत वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सही तरीके से, अच्छे तरीके से खुश होकर रह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो एसे था वो था शुड यूथ इन इंडिया कंसिडर पॉलिटिक्स एज अ करियर। तो ये देखिए, आप कोशिश करिएगा कि 400 से 500 वर्ड में आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लें, एटलीस्ट 500 वर्ड में। एग्जाम में आपको कम आएगा लेकिन आप 500 का प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। और हमारा जो पहले का वीडियोस है उसको आप जरूर देखिएगा, जो हमारे और पहले के जो एसेज हैं उसको भी देख लीजिएगा, और साथ में एसे को किस तरीके से लिखना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, उस एसे को भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से आप एसे को लिखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, और इन्विजिलेटर जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो वो आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही आज का एसे था जिसको कि आज हम लोग खत्म करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँच सके, ठीक है। और